हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे दमदारी से। आज हमारा नया चैप्टर है, बिल्कुल नया चैप्टर है। उसका नाम है त्रिभुज, छठवां चैप्टर। ठीक है, ये बच्चों के लिए बहुत कठिन चैप्टर है वैसे, लेकिन बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगा आपको। देखो, सबसे पहले इसमें हमें सीखना है समरूपता। समरूप क्या होते हैं, ठीक है। समरूपता की कसौटियाँ क्या होती हैं, कसौटी है ना। तो ये दो बातें सीखते हुए आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले समरूपता सीखो। जो समरूप आकृतियां क्या हैं समरूप समरूप आकृतियां ऐसा है जिनका रूप एक जैसा हो, साइज एक जैसा हो या ना हो कोई बात नहीं, लेकिन रूप एक जैसा होना चाहिए। आपने 9th क्लास में पढ़ा था सर्वांग सम। सर्वांग सम जिसमें बिल्कुल साइज और रूप एक जैसा होता था, उसे हम कहते थे सर्वांग सम। लेकिन इसमें रूप एक जैसा हो, साइज एक जैसा ना हो, कोई चलेगा। ठीक है जैसे देखो, ये त्रिभुज है एक, लो ये टेढ़ी लाइन में हो गई शुरुआत में ही। ठीक है, एक त्रिभुज, एक और दूसरा बना लिया हमने ऐसे, देखो। लेकिन त्रिभुज तो है ही है। अरे, छोटा बड़ा हो जाए कोई बात ना है ना। ये देखो, इनकी आकृति एक जैसी लग रही है, रूप एक जैसा लग रहा है ना। लेकिन वैसे छोटे बड़े हैं ये, तो ये समरूप कहलाएंगे। ये आपस में समरूप कहलाएंगे। ठीक है, देखो और आकृति, हम तो केवल इसमें त्रिभुज त्रिभुज पढ़ेंगे, लेकिन और आकृति भी देख सकते हो आप। जैसे ये वाला देखो वृत्त है, और ये वृत्त देखो, ये आपस में समरूप है। ठीक है, ये देखो ऐसे आयत है, ये आयत है देखो, ये समरूप है। ये सब समरूप आकृतियां एक जैसे दिख रही नहीं दिख रही, ये समरूप आकृति है। ठीक है, लेकिन अगर आप देखो ऐसे मैं बना हूं, ये मेरा ट्रायंगल है और ये मेरा आयत है। अब इसके साथ ये समरूप नहीं है, एक जैसा रूप दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा है, तो ये समरूप आकृति नहीं है। ठीक है, ये आकृति समरूप नहीं है। ये तो हमने देख के पहचान लिया है ना, देख के पहचान। लेकिन इसकी कुछ कसौटियां हैं, त्रिभुज पढ़ेंगे हम, केवल इसमें त्रिभुज के बारे में चर्चा करें, इनके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। ठीक है, तो चैप्टर का नाम ही त्रिभुज है हमारा। तो इसके लिए देखो कसौटियां हैं, दो कसौटी हैं। क्या कसौटियां, देखो इनको मैं हटाऊं। पहला नंबर, सबसे पहला नंबर ये है कि इनके संगत कोण बराबर होने चाहिए। त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे समरूपता कसौटियों में सबसे पहला है, देखो समरूपता, त्रिभुजों की समरूपता, त्रिभुजों की समरूपता। उसमें पहला पॉइंट ये है कि इनके संगत कोण है बराबर होने चाहिए। संगत कोण बराबर, पहला नंबर संगत कोण बराबर। अच्छा, अब संगत कोण होते क्या वो सीखो। ये हमारा ट्रायंगल बना है एक, ABC है ना। दूसरा भी बना है हमारा साइड में DEF। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि तुम त्रिभुज वगैरह तो पढ़ लेते हो है ना, बाकी पिछली क्लास में पढ़ा तो त्रिभुज पढ़ लेते हैं। जैसे मैंने पढ़ा ABC, ये पढ़ा DEF, ऐसे पढ़ लेते हो है ना। तो देखो ए एंगल है, ए का संगत कोण इसमें D है, ए का संगत कोण D है, तो ये एंगल बराबर होना चाहिए। ठीक है, और देखो B है ना, B का संगत कोण E है, ये बराबर होना चाहिए इसके, है ना, ये ऐसे करके। और C का संगत कोण हमारा E, तो ये बराबर होना चाहिए। संगत कोण बराबर होने चाहिए। ठीक है, यानी एंगल A है वो इस वाले में एंगल D के बराबर हो, एंगल B है वो एंगल E के बराबर हो, और एंगल C है वो एंगल F के बराबर हो। ये संगत कोण बराबर हो। दूसरी कंडीशन, संगत भुजाओं का भुजाएं अनुपात समानुपाती हो, संगत भुजाएं समानुपातिक हो। ठीक है, संगत भुजाएं समानुपातिक हो। समानुपातिक का मतलब बराबर होना आवश्यक नहीं है, इनका अनुपात बराबर हो, बस इनका अनुपात कैसा हो,
बराबर हो। जैसे संगत भुजा कौन सी होंगी, ए बी की संगत भुजा होगी डी ई, ए बी और डी ई का समानुपात है ना, अनुपात। और देखो बी सी की संगत भुजा होगी ई एफ, तो बी सी और ई एफ इनका अनुपात, और ए सी का होगा डी एफ, ए सी का डी एफ। ये भुजाएं सभी समानुपाती को, मतलब अनुपात में बराबर हो। समानुपाती का अर्थ होता है जो अनुपात बराबर होते हैं वो समानुपाती कहलाते हैं। तो इनके भुजाओं का अनुपात है वो बराबर होगा, तो हमारे क्या कहते हैं, त्रिभुज समरूप कहलाएंगे। ठीक है, दो कंडीशन सीखे आप, संगत कोण बराबर होने चाहिए और ये भुजाएं बराबर होना चाहिए। ठीक है, भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। एक एग्जाम्पल लें इसमें से, एग्जाम्पल मैं लिख दे रहा हूँ। देखो ऐसे लिखा है, ये यहाँ पर 1.5 लिखा है, ये छोटा बराबर सा है, एक और बड़ा बना कर थोड़ा है ना, थोड़ा सा बड़ा कर दें। इसमें वैसे है एक एग्जाम्पल, उसमें पहली एक्सरसाइज में, उसी को देख लें। चलो देखेंगे उस पहली एक्सरसाइज में। देखो मैथ में अपना एक्सरसाइज ना उसमें है, देखो पहली एक्सरसाइज है, उसमें जो ब्लैंक्स हैं वो तो सभी भर लेना, सभी वृत्त समरूप होते हैं है ना, और क्या कहते हैं, और सभी वर्ग हैं वो समरूप होते हैं। इस तरह से ये तो खाली भर लो। ये नीचे जो दो आकृति हैं उनको मैं बना के दिखा रहा हूँ आपको, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 का देखो, वो इस तरह से बने हैं दो। वैसे मुझे तो ये आकृति में वो लग रहे हैं, क्या कहते हैं, समचतुर्भुज, है ना। ये पी क्यू आर एस है, पी क्यू आर एस। देखो लिखा है इस पर, यहाँ पर 1.5 सेंटीमीटर ये वाली भुजा है, और 1.5 सेंटीमीटर ये वाली भुजा है, और 1.5 ये है, और 1.5 ये भुजा है सेंटीमीटर, है ना। ये देखो दूसरा बना है हमारा इस तरह से, बिल्कुल 90 डिग्री पे, बिल्कुल 90 डिग्री बना हुआ है। देखो ये ए बी सी डी है, ए बी सी डी। देखो ये 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर है, और ये 3 सेंटीमीटर है, और ये 3 सेंटीमीटर है। सही है ना। ये क्या है, 3-3 सेंटीमीटर। इनकी संगत भुजाओं का अनुपात निकालो। देखो हमारी संगत में ए पी क्यू की ए बी होगी, पी क्यू की संगत भुजा ए बी बराबर क्यू आर की बी सी, क्यू आर की संगत भुजा बी सी इजकल टू इधर आर एस की इधर सी डी, और देखो इधर एस पी की इधर डी, ये संगत भुजा। इनके अनुपात लिखोगे आप। देखो पी क्यू का मान 1.5 है, तो 1.5 अपॉन ए बी का 3 है, यहाँ पर 3 बराबर क्यू आर का फिर 1.5, इसका 3, ये फिर 1.5, कौन है, सही है। चलो देखो तो काट के देखो, देखो पॉइंट उठाओ, जीरो बढ़ाओ, पॉइंट उठाओ, जीरो बढ़ाओ, पॉइंट उठाओ, जीरो बढ़ाओ, पॉइंट उठाओ, जीरो बढ़ाओ, ऐसे है ना। तो 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, यानी 1/2, 1/2, 1/2, इस तरह से ये जो अनुपात बराबर आया कि नहीं आया, अनुपात समान है ना, इसलिए क्या कहते हैं, समरूप है। ये दोनों आकृति कैसी हैं, समरूप है, क्योंकि इन संगत भुजाओं का अनुपात कैसा है, समान है। ठीक है, आगे बात समझ में। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये तो पहली एक्सरसाइज के लिए था, अब आगे वाली एक्सरसाइज के लिए एक हमारे प्रमेय है ना, वो पहली प्रमेय कहलाती है प्रमेय नंबर 6.1। मतलब 6.1 का मतलब क्या है, छठवें चैप्टर की पहली प्रमेय, है ना। छठवें चैप्टर की पहली प्रमेय 6.1 कहलाती है। देखो गौर से, अब यहां से प्रूव कराऊंगा। प्रमेय नंबर 6.1, आप लोग अपना मैथ निकालो, उसमें 6.1 निकालो। वो ये कह रही है, कोई एक त्रिभुज है, किसी भी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा, है ना, कि ये त्रिभुज है एबीसी, हमारा कोई त्रिभुज है एबीसी त्रिभुज है, हिंदी उसमें लिखी है किताब में, आप उसमें देखो, है ना। एबीसी कोई त्रिभुज है, उसकी किसी मान ली बीसी भुजा के समांतर रेखा खींची गई है, ऐसे के समांतर खींची गई है। ठीक है, इस तरह से। तो ये क्या कहते हैं, समान अनुपात में विभाजित करती है। ये डी ई रेखा है, ऐसे
इस तरह से। तो ये समान अनुपात में विभाजित करती है, यानी ए डी और डी बी इजकल टू ए और ई सी। ये प्रमेय है, ये हमें प्रूव करना है। अगर कोई त्रिभुज दिया हो हमें ए बी सी और उसमें एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा किन्हीं अन्य दो भुजाओं पर जब मिलती है तो उन्हें समान अनुपात में विभाजित करती है। ठीक है, ये प्रमेय पहली ए डी डी बी ए ई सी। ठीक है, ये प्रूव करना है। समझ में आ गया? तो देखो अब प्रूव करना हम शुरू करते हैं यहाँ से। तो इसके लिए एक रचना करेंगे हम, गौर से देखो। रचना के लिए हम देखो पहला नंबर तो ये है कि इसमें परपेंडिकुलर डाल रहे हैं, है ना, परपेंडिकुलर इसमें से डालेंगे। तो परपेंडिकुलर इसमें क्या डाल दें, यहाँ से देखो एक हमने ये ऐसे करके ऐसे ये परपेंडिकुलर डाल दिया ए सी पर, डी एल कर दे रहा हूँ, है ना, एल कर दें, डी एल, डी एल परपेंडिकुलर ए सी पर, यानी डी एल परपेंडिकुलर ए सी पर, तथा दूसरा भी डालना है। ठीक है, इधर से ए बी पर, इधर से इसको डालेंगे ऐसे करके, ये एल हो गया, एम कर ले रहे हैं, चलो हाँ ई एम हो गया, है ना, एन ई एन अच्छा लगेगा, एन कर लो, ई एन लंब हो गया ए बी पर, ई एन परपेंडिकुलर हो गया ए बी पर। ये दो हमने डाल दी। ठीक है, इनको मिला दे रहे हैं, इनको मिला के त्रिभुज बना ले रहे हैं। बी ई को मिला दिया और सी डी को मिला दिया, है ना, ये त्रिभुज बनेंगे नीचे वाले। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बन जाता उसके बाद नजर आता। मैं बना रहा हूँ तभी मेरे साथ साथ देखो, तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नजर नहीं आएगा जी। ठीक है, अब देखो उपपत्ति करते हैं हम, इसको हल करना, प्रूफ। उपपत्ति का अर्थ क्या है? अब इसमें पूरे चैप्टर में, पूरे एक्सरसाइज में आगे पूरे चैप्टर में उपपत्ति शब्द आएगा। इसका अर्थ है प्रूफ करना, प्रूफ, PROOF। ठीक है, और ये सिद्ध करना, इसका मतलब प्रूव दैट, इसका ये अर्थ है। ठीक है, ये अंतर है इसमें। और यहाँ वो भी लिखा करें दिया है, वो मैंने तुम्हें उसमें बता दिया ना, प्रमेय लिखा है, इसलिए प्रमेय आप मैथ में पढ़ के देखेंगे, है ना। तो त्रिभुज ABC है, त्रिभुज ABC है, उसमें DE है, वो समांतर है BC की, DE रेखा है वो BC के समांतर मैंने खींचा है, ये दिया है इसमें। और ये हमें प्रूव करना है, ये लिखा है, और ये रचना कर लिया हमने। अब प्रूव करना शुरू करते हैं। ये इम्पोर्टेंट प्रमेय है, ये प्रूव करने के लिए डायरेक्ट एग्जाम में आ जाती है। कभी कभी सवाल तो इससे सारे होते ही होते हैं, पूरी एक्सरसाइज इसी से होती है, लेकिन ये प्रूव करने के लिए भी आ जाती है। ठीक है ना, तो ये आपसे प्रूव करना भी आना चाहिए। आ रही बात, समझ नहीं आ रही? तो देखो, चलो देखो, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हमें देखना पड़ेगा त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आप जानते हो, एरिया है, क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई। ये इसमें फॉर्मूला लगाएंगे हर बार इसी को लगाएंगे। अब गौर से देखो, अब अगर मैं ADE ज्ञात करूं, मैं ADE का क्षेत्रफल ज्ञात करूं, एरिया ऑफ ADE, देखो एरिया ऑफ ADE, तो कैसे लिखूंगा, 1/2 आधार, देखो इसका आधार तो DE है, आधार क्या है इसका, DE है ना, नहीं लंब ले रहे हैं हम, मान लिया हम DL लंब ले रहे हैं तो AE आधार लिखना पड़ेगा, और जब EN लंब ले रहे हैं तो DA आधार लिखना पड़ेगा। ठीक है, देखो ये आधार इस वाले को लेंगे तो लंब इसको लेंगे फिर। ठीक है, समझ आ रहा है, ये वाला लंब लेंगे हम। तो हमने AE आधार ले लिया पहले, AE, तो AE तो आधार ले लिया, तो हम लंब लेंगे फिर DL। सही है, इतनी बात समझ में आ गई। दूसरी बात देखो, इसी को अगर द्वारा लिखना चाहें, इसी को दूसरे तरीके से, तो वो कैसे लिख सकते हैं, 1/2, इसका देखो आधार EN लिख लें हम, आधार क्या लिख लें, EN, तो सॉरी EN तो लंब हो गया, नीचे लिखें इसको द्वारा से। इसी को देखो एरिया ऑफ ADE द्वारा लिखें, दूसरे बार त्रिभुज के हिसाब से। तो आधार इसका चेंज कर दें AD, इसका आधार क्या कर दें AD, तो ऊंचाई इसका जो लंब है ना वो DL लेना पड़ेगा,
AD ले लिया तो EN लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा, EN। ठीक है, ये दो तरह से एरिया, ADE का एरिया तुम दो तरह से लिख सकते हो, क्योंकि इसमें दो आधार दो लंब है। आपने एक DL लंब डाल लिया तो AE आधार हो गया इसका, एक EN लंब डाले तो DA आधार हो गया इसका। ठीक है, अब आगे बढ़ो, अब देखो आगे, देखो एक त्रिभुज हमारा ये है, ये मैं ऐसे करके, वैसे अलग अलग ले लेते तो ठीक रहता है, ज़्यादा हो गया कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा हो जाएगा। दोनों साथ साथ ले लें तो दो समीकरण में काम हो जाएगा, ऐसे भी हो जाएगा। चलो तो दो समीकरण बना ले रहे हैं, उससे ज़्यादा बेटर रहेगा। जैसे हमने एक कर लिया तो देखो इसको बट्टे में लिखता हूँ मैं, एरिया ऑफ ADE, एरिया ऑफ ADE और बटे एरिया ऑफ एरिया, ये वाला देखो BDE, इससे थोड़े कम समीकरण में काम हो जाएगा। देखो हमें फॉर्मूला लगाना है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई। तो ADE का हम आधार ले रहे हैं AD, क्या ले रहे हैं AD। जब AD आप आधार लेंगे AD, तो इसका लंब लेंगे फिर EN, क्या लेंगे, क्यों EN लंब डाला इस पर, AB पर EN लंब डाला तो EN। ऐसे नीचे इसका लिखो, इस वाले का 1/2 आधार BDE का आधार, BDE का आधार, तो BDE का आधार BD, आधार क्या हो गया BD, गुणा लंब, देखो लंब तो AB पर हमने EN डाला है, तो AB पर लंब कितना EN, ऐसे, इससे जल्दी हो जाएगा थोड़ा। देखो EN से EN हमारा हट जाएगा और 1/2 हट जाएगा, तो आसान हो जाएगा। एरिया ऑफ ADE बट्टे एरिया ऑफ BDE इजकल टू क्या है हमारा, AD बट्टे BD। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया, अब सही है। ठीक है, एक समझ में आ गया। अब राइट हैंड साइड की ओर फिर दोबारा से ADE लिखते हैं, एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ नीचे वाला त्रिभुज, इधर वाला। देखो अभी हमने BDE लिया था, अब CDE लेंगे, ये वाला एरिया ऑफ CDE इजकल टू 1/2 आधार। देखो अब हम इधर वाले पार्ट की बात कर रहे हैं तो आधार AE लेंगे, आधार क्या लेंगे हम AE गुणा, और लंब इसमें EN लेंगे, नहीं EN नहीं है, AE पर लंब DL है, DL लेंगे। फिर ऐसे ही 1/2 गुणा इसका आधार EC लेंगे, EC गुणा, और देखो AC पर लंब हमारा DL है, देखो ये लिखा है AC पर लंब क्या DL है, तो DL लिखेंगे यहाँ पर DL, तो DL से DL हट जाएगा, 1/2 से 1/2, तो एरिया ऑफ ADE बटे एरिया ऑफ CDE इजकल टू AE बट्टे EC, है ना। इतना समझ में आ गया। इसको हम समीकरण नहीं डाल रहे हैं, यहाँ देखो, यहाँ त्रिभुज BDE व त्रिभुज CDE, समझो त्रिभुज BDE ये वाला पार्ट और CDE ये वाला पार्ट, ये दोनों एक ही आधार DE पर स्थित है, DE आधार इनका दो है ना। वह इतना त्रिभुज एक ही आधार क्या नाम है इसका DE, वह एक ही समांतर रेखा है ना। देखो समांतर रेखा दो है, ये देखो BC और DE दो समांतर रेखा है ना, इन्हीं के बीच में स्थित है। एक ही आधार DE एक ही समांतर रेखाएं कौन कौन सी है, BC व DE के मध्य स्थित है। ठीक है, ऐसे जब ये स्थित है तो 9th क्लास की प्रमेय है, अगर कोई त्रिभुज या फिर कोई क्या कहते हैं अपना क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, तो किन्हीं दो समांतर भुजाओं और एक ही आधार पर स्थित हो, उनके एरिया बराबर होते हैं। उनके एरिया क्या होते हैं आपस में बराबर, यानी एरिया ऑफ BDE और एरिया ऑफ CDE दोनों कैसे होंगे बराबर। 9th क्लास में एरिया वाले चैप्टर में ये प्रमेय है हमारी, है ना, ये बराबर होते हैं। समझो तो ध्यान से, ये जो CDE दिख रहा है उसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, BDE लिख सकते हैं। CD BD दोनों कैसे हैं
बराबर है। ठीक है, तो समीकरण डालना चाहो डालो, नहीं डायरेक्ट लगा दो आप। चलो मैं डाल दे रहा हूँ समीकरण, ये समीकरण 3, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में ऐसे लगाते हैं तो ठीक रहता है, अच्छे नंबर आते हैं। एरिया ऑफ ए डी ई बटे, आपको सी डी ई की जगह पर लगाना है एरिया ऑफ बी डी ई, एरिया ऑफ बी डी ई इक्वल टू, और देखो इधर लिखा ए ई बटे ई सी। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन नंबर 4। अब समझो ध्यान से, इक्वेशन नंबर 1 में ए डी ई बी डी ई का मान ए डी बट्टा बी डी है, और इधर देखो इक्वेशन नंबर 4 में एरिया ऑफ ए डी एरिया ऑफ बी डी का मान ए बट्टा ई सी है। समीकरण 1 और 4 से दोनों को हम बराबर रख सकते हैं, 4 से दोनों क्या कर लेंगे, इसका मान ए डी बट्टा बी डी, इसका मान ए बट्टा ई सी। देखो ए डी बट्टा बी डी इजकल टू ए बट्टे ई सी, दोनों बराबर गए। देखो यही प्रूव करना था हमें, ठीक है ना, तो ये प्रूव करके आ गए। ये प्रूव करना तुमसे आना चाहिए 100%, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, अच्छे से आना चाहिए इसे। अच्छा दूसरी बात समझो आगे, एक और बात है इसमें। देखो अभी तो हमने ये प्रूव कर लिया कि ए डी और डी भी है, ए ई ई सी है। हमारा ए डी ए भी हो सकता है, ए ई ए सी भी हो सकता है। कैसे, इसको मैं आगे प्रूव कर रहा हूं। इसमें दोनों पक्षों एक एक जोड़ रहा हूं मैं। देखो ए डी बट्टे बी डी प्लस 1 इजकल टू ए सी बट्टा ई सी और प्लस 1। ठीक है, दोनों मैंने क्या कर दिया, एक एक जोड़ दिया तो क्या हुआ देखो। अब मैं लासा ले लूंगा तो बी डी, अच्छा ऊपर वाला आ जाएगा। ऐसा करो पहले व्युत्क्रम करो इसको तब जोड़ूंगा, पहले इसका व्युत्क्रम करते हैं। ठीक है, व्युत्क्रम करो, व्युत्क्रम हुआ तो बी डी बट्टा ए डी इजकल टू ई सी बट्टे ए, ये मैंने व्युत्क्रम कर दिया। ठीक है, इनको मैंने पलट दिया, बी डी बट्टा ए डी और ई सी बट्टा ए। अब एक एक जोड़ो दोनों पक्षों में। आपको भी अगर वैसे प्रूव करके आ जाए पेपर में तो ऐसे एक जोड़ के करके आना है फिर ऐसे। ठीक है, ये तो अब दो लासा लेके जोड़ेंगे हम इसमें, तो यहाँ पे तो ए डी लासा आ जाएगा, यहाँ पर बी डी प्लस ए डी और यहाँ पर ए ई लासा आ जाएगा, तो यहाँ पर ई सी प्लस ए ई। ठीक है, ऐसे करके हो जाएगा। तो देखो जोड़ो बी डी और ए डी, देखो बी डी ए डी, देखो बी डी ए और ए डी ए, बी डी ए डी, ए बी हो गया पूरा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो ऊपर ए बी, ऊपर क्या लिख सकते हैं ए बी, और नीचे जैसा लिखा है वैसा लिखा है, ए डी लिखा है तो ए डी लिखा रहने दो, ए डी इजकल टू ऊपर देखो अब ई सी ए, देखो ई सी ये रहा ए, दोनों को जोड़ें तो ए सी हो जाएगा, तो ऊपर लिख लेंगे ए सी बट्टे लिखा है अपना ए ई। सही है, देखो प्रूव को होके आया है अपना ए बी और छोटा ए डी, पूरा ए सी और छोटा ए सी ए, देखो वो लिखा है। इसको भी व्युत्क्रम कर दिया तो छोटा बड़ा हो जाएगा। देखो ऐसे ऐसे प्रूव करने के लिए ज्यादा आता है, इस तरह से पुराने सेटों में इस तरह से है, ये हमने व्युत्क्रम कर दिया दोबारा से, लिख जा भाई, व्युत्क्रम इनवर्स कर दिया। देखो ए डी बट्टा ए बी, ए डी और पूरा ए बी, ए ई पूरा ए सी। इस वाली प्रमेय से एक्सरसाइज में अधिकतर क्वेश्चन होंगे। ये वाली प्रमेय कम लगेगी, ये वाली ये ज्यादा लगेगी, ज्यादातर क्वेश्चनों में ये वाली प्रमेय लगेगी, ए डी बट्टा ए बी ए ई बट्टा ए सी। ठीक है, आगे बात समझ। ये थ्योरम है, बहुत ही अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो और ये आपको आना ही चाहिए 100%। ठीक है, इसका एक विलोम और है, उसको और बता दूं मैं, है ना, हटा दें। देखो 6.2 है, उसका विलोम है, इसी का 6.1 का विलोम है 6.2। विलोम मतलब क्या होता है, उल्टा। वो प्रमेय ज्यादा प्रूव करने के लिए नहीं आती है, वो सीखो। लेकिन 6.2 प्रमेय नंबर 6.2 समझो। उसमें कहा है कि यदि कोई त्रिभुज है, यदि कोई त्रिभुज है और उसकी किसी एक भुजा की समांतर लाइन खींची जाए, नहीं ऐसा नहीं,
किन्हीं दो भुजाओं पर कोई रेखा क्या कहते समानुपात में काटे, यानी AD यदि AD और BD का अनुपात और इधर AE और AC का अनुपात समान हो, तब ये जो DE आपने खींची है वो समांतर होगी BC की। ये विलोम है उसका, पहले वाले का। पहले क्या था, समांतर था तो हमने ये प्रूव किया था। अब ये दिया हो, अगर इनका क्या कहते हैं अनुपात में हो, समान अनुपात में कटा हो, ये DE रेखा के द्वारा ये रेखा, दो रेखाएं समान अनुपात में कटा हो, तो तीसरी रेखा के ये वाली रेखा जो खींची है वो क्या होती है, समांतर होती है। ठीक है, ये प्रमेय हमारे 6.2 है। इसको मैं प्रूव नहीं करा रहा हूँ फिलहाल, अभी तक खास देख ही नहीं गई है प्रूव करने के लिए। ठीक है, हाँ, इसको पर याद रखना, ये आपके 6.2 6.1 का विलोम है। ठीक है, चलो हटाते हैं इसको। अब देखो एक्सरसाइज क्वेश्चन लगाओ। पहली एक्सरसाइज जो 6.1 थी वो तो मैंने आपको वैसे ही समझा दी, उसमें एक क्वेश्चन था करने वाला, वो मैंने करा दिया है ना। तो अब हम करेंगे 6.2 को। देख 6.2 में दो सवाल है। पहले क्वेश्चन में दो आकृतियां बनी हुई है। देखो ये एक्सरसाइज नंबर 6.2 है, 6.2 है। देखो पहली आकृति बनी है इसमें, पहली इस तरह से। देखो ये वाली जो ABC, देखो ये तो 1.5 सेंटीमीटर दिया है, ये DE है, ये D लिखा है और ये E लिखा है। ठीक है, और ये 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर लिखा है। ठीक है, ये 3 सेंटीमीटर लिखा है। तो ये ज्ञात करनी इसमें। दूसरी आकृति देखो, दूसरी ऐसे बनी है, ये सही बन जा भाई। देखो ये वाली वैल्यू 1.8 सेंटीमीटर है और ये वाली 5.4 सेंटीमीटर है और ये वाली 7.2 सेंटीमीटर है। तो ये हमें ज्ञात करनी। देखो पहले सवाल में DE BC के समांतर है, ये हमें दिया है। इसमें जो DE है वो समांतर है और BC के समांतर है, तभी तो पहले 6.1 थ्योरम लगेगी। समांतर नहीं होती तो लगती नहीं। ठीक है, अच्छा तो पहले वाले क्वेश्चन में तो हमें EC ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? EC। और इस वाले क्वेश्चन में हमें AD ज्ञात करना है। इसमें भी DE समांतर है BC के। ठीक है, और इसमें हमें AD ज्ञात करना है। ठीक है, समझ आ गया। इसका नाम एक और था, क्या कहते हैं, समानुपातिक आधारभूत समानुपातिक प्रमेय, ऐसे भी नाम है इसका। थेल्स प्रमेय भी नाम है। ठीक है, थेल्स प्रमेय। तो ये अगर ये समांतर है तो आप इनके भुजाओं का अनुपात समानुपात में लिख सकते हैं ना, अनुपात में, यानी AD बट्टे DB और AE बट्टे EC ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अगर ये समांतर है तब आप इस तरह से थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय नाम लिख दो, या प्रमेय नंबर 6.1 लिख दो। प्रमेय नंबर 6.1 से लिख रहे हैं ना, थेल्स प्रमेय नाम लिखो, या फिर क्या कहते हैं आधारभूत समानुपातिक प्रमेय लिखो, जो भी मन करे वो लिखो। ठीक है, दो AD का मान तो इसमें 1.5 या 1.5 लिखो, DB का मान 3 तो 3 लिखो, इक्वल टू AE का मान 1, और यहाँ पर C का ज्ञात करना है हमें। EC क्या करनी है? ज्ञात करनी है। ठीक है, तो देखो यहाँ पॉइंट उठाओ, जीरो बढ़ाओ ऐसे जो करके, तो ऊपर 15 रहेगा, नीचे 30, तो 15 एकम 15, 15 दूनी 30। यहाँ पे 1/2 इक्वल टू 1/ EC, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो EC बराबर 2 सेंटीमीटर। ये तो आंसर इसका आ गया। ठीक है, आगे इसका देखेंगे। देखो इसमें भी तब इसका AD बट्टा DB इक्वल टू AE बट्टे EC। ठीक है, ये प्रमेय नंबर 6.1। ठीक है, जो AD का मान ज्ञात करना हमें, बहुत बढ़िया। DB का मान 7.2 इक्वल टू इसका मान AE 1.8 और ये 5.4। ठीक है, इतना ही है। अब देखो ये पॉइंट तो ये वाला हट जाएगा, एक रह जाएगा, 18 को 18, 18 तिया 54, तो AD बट्टे 7.2 इक्वल टू 1/3। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ पर 3AD
इजकल टू 7.2, ठीक है, 3 का भाग कर देंगे इसमें, तो AD इजकल टू 7.2/3, 3 से डिवाइड करो, 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, 2.4 सेंटीमीटर, तो इसमें AD का मान 2.4 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। समझ आ गए दोनों क्वेश्चन। ये पहले क्वेश्चन में फर्स्ट के में 2 सवाल थे, दोनों हमने कर लिए। तो आपका ये होमवर्क रहेगा कि ये प्रमेय 6.1 है, इसको प्रूव करके देखें, ठीक है, प्रूव करके देखें, याद तो करनी ही है लेकिन प्रूव भी करना है, ठीक है। आगे वाले क्वेश्चन हैं, आगे वाले जो भी क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन कितने इस वाली एक्सरसाइज में 10 क्वेश्चन है, तो आगे वाले क्वेश्चन हम इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे, है ना, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही।